मैडम बरलास के जिस्म पर जेवर या घड़ी वगैरह नाम की कुछ चीज़ नहीं थी। रहमत अली के साथ होने की वजह से इस वक्त भी उसने अपनी वही छोटी गाड़ी इस्तेमाल की थी जिसे शाज़ो नादिर ही काम में लाया जाता था। ग्रीन पार्क तक मैडम गाड़ी ड्राइव करती रही और रहमत अली उसके बराबर वाली सीट पर बैठा रहा, लेकिन ग्रीन पार्क पहुंचकर मैडम ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतराई। रहमत अली को भी उसकी पैरवी करनी पड़ी। यहाँ गाड़ी रोकने का कोई ख़ास मकसद? हाँ, मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रीन पार्क भी रात के 11 बजे के बाद लंदन का हाइड पार्क बन जाता है। मैंने यही सोच कर गाड़ी यहाँ रोकी थी। मेरा ख्याल है कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, रहमत अली ने संजीदगी से कहा। तुम्हें शायद अपने मकान के खिड़की शीशों और प्लास्टर उधड़ने की फ़िक्र अभी तक लाहक है, मैडम ने बड़े अपनायत और बड़ी बेतकल्फ़ी से कहा। परेशान मत हो, तुम्हारे तमाम नुकसान बरलास इंटरप्राइज़ के अकाउंट से पूरे किए जाएंगे। गलत ख्याल है आपका। फिर तुम इतनी देर से किन ख्यालों में गुम थे? मैं सोच रहा था कि तंजीम के सरबराह ने मुझे खौफजदा करने की खातिर इंतहाई भोंडी और हैरत अंगेज़ चाल चली है। मोहब्बत और जंग में हर चाल जायज़ होती है। ये उसकी गलत फहमी है, रहमत अली ने ठोस लहजे में जवाब दिया। जब वो मुझे जानता है तो फिर उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि रहमत अली किसी मोम के बेजान पुतले का नाम नहीं है जो हल्की सी आंच से पिघल जाए। ओ, बड़ा एतमाद है तुम्हें खुद पर। इसी एतमाद के सहारे ज़िंदा हूँ, वरना कब का मर खप गया होता। बुरी बात है, मैडम बरलास ने एक अदाए ख़ास से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी उम्र अभी इस किस्म की बातों की नहीं है। क्या आपने सिर्फ यही पावर कराने की खातिर मुझे बुलाया था? नहीं, बुलाया तो किसी और मकसद से था, लेकिन अब इरादा मुलतवी कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम गाड़ी चलाओगे और मैं पिछली सीट पर बैठकर आराम करूंगी। मैडम पिछली सीट पर बैठते हुए बोली। चहलकदमी और आराम का यह अंदाज क्या आम डगर से मुनफरिद नहीं होगा? रहमत अली ने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा। नहीं, मैडम संजीदगी से बोली। लॉन्ग ड्राइव थके हुए जहन में ताजगी और सुकून पैदा करती है। रहमत अली ने अकदनुमा शीशे में मैडम के मूड का सरसरी जायज़ा लिया, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, किधर चलूँ? डिफेंस के रास्ते साहिल समंदर की जानिब। वहाँ क्या समंदर की मौजों का शोर जहन के लिए थकन दूर करने का ज़रिया साबित हो जाएगा? तुम कमसिन हो, मैडम ने लापरवाही और शोखी से जवाब दिया। अभी इन बातों को नहीं समझोगी। रहमत अली ने कोई जवाब देने के बजाय गाड़ी सड़क पर लाकर उसका रुख डिफेंस की जानिब मोड़ दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उसे इस बात का शुबा हो गया कि कोई उनका ताक़ुब कर रहा है। स्याह रंग की एक लंबी कार एक महदूद फासले से उनके पीछे आ रही थी। मेरा ख्याल है कि हमारा ताक़ुब किया जा रहा है, रहमत अली ने मैडम को अपने शुबे से आगाह किया। स्याह रंग की एक कार गालबन ग्रीन पार्क के इलाके से ही हमारे पीछे लगी है। शुबे की कोई ख़ास वजह? आपका ख्याल है क्या दुश्मन हमारी नकलो हरकत से वाकिफ़ होने की कोशिश नहीं करेंगे? करते हैं तो करने दो, हमारा क्या बिगड़ता है? मैडम ने सपाट आवाज़ में कहा, फिर बोली, अच्छा ही है ना, उन्हें कम अज़ कम इस तरह इस बात का अंदाज़ा तो हो जाएगा कि हम दो नहीं बल्कि एक हैं और हमें अलहदा करना इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहे हैं। कोई हथियार है आपके पास? रहमत अली ने अकबनुमा शीशे में स्याह कार को घूरते हुए सवाल किया। नहीं, जब तुम साथ होते हो मुझे अपनी दफ़ा की कोई फ़िक्र नहीं होती। शायद इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम रात को सोते वक्त भी अपने ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से दूर नहीं रहते। क्या ख्याल है, गाड़ी को किसी और तरफ न मोड़ दिया जाए? हासिल क्या होगा? हमारे शुबे को तक़वियत मिलेगी, कम से कम इस बात का यकीन हो जाएगा कि हमें कोई ख़तरा लाहक नहीं है। दूसरी सूरत में हमें कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी। क्या तुम इनसे इतनी जल्दी टकरा जाना चाहते हो? मेरा मतलब है कि ये मालूम किए बगैर ही कि उनका सरबराह कौन है। इसके लिए मैंने एक और प्लान मुरतब किया है। वो क्या? वाजिद और चीना, रहमत अली ने सर्द लहजे में कहा। न जाने क्यों मुझे यकीन है कि वो सरबराह की शख्सियत या इसके कुछ ठिकानों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, ख़ास तौर से उस जगह से जहाँ मुझे ले जाया गया था। जल्दबाजी से काम मत लेना, मैडम ने संजीदगी से मशवरा दिया। अगर वो मुखालिफ ग्रोह में ख़ास अहमियत के हामिल हुए तो उनका पुरइसरार बॉस उनका ख्याल भी ज़्यादा रखता होगा। मुमकिन है आपका अंदाज़ा दुरुस्त हो, लेकिन मुझे बहरहाल कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। खामोशी की सूरत में वो इसे मेरी कमज़ोरी भी समझ सकते हैं। वेरी गुड, इस वक्त मैं भी इन खुतूत पर सोच रही थी। फिर आपने क्या फ़ैसला किया है? इस किस्म के फ़ैसले रात को अमूमन 11-12 बजे के बाद ही मुनासिब होते हैं और घड़ी मौजूद ना होने की सूरत में मेरा अंदाज़ा है कि इस वक्त 12 का अमल ज़रूर होगा। शाहराहों की वीरानी भी इसका मुँह बोलता सबूत है।
मैं समझा नहीं, रहमत अली ने वजाहत चाही। फ़िलहाल चलते रहो, जो कुछ होगा तुम्हारी निगाहों के सामने ही होगा। क्या आप कोई आखिरी फ़ैसला कर चुकी हैं? रहमत अली ने तेज़ी से पूछा। मैडम बरलास ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। रहमत अली ने गाड़ी उल्टे हाथ पर फुटपाथ से लगाकर खड़ी कर दी। आईने में उसने स्याह गाड़ी को भी रुकते और उसकी हेडलाइट्स ऑफ होते देखा था। फिर वो मैडम से गाड़ी रुकवाने का सबब दरियाफ्त करने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक पुश्त की सीट से गोलियां चलने की यके बाद दीगरे मुतअद्दिद आवाज़ें उभरी। फायरिंग किसी खुदकार राइफल से की जा रही थी। रहमत अली ने अचानक घूम कर देखा। सड़क के दूसरी तरफ डॉक्टर नादिर का क्लिनिक नजर आ रहा था, जिसके नेमन साइन और खिड़की दरवाज़ों के शीशे टूटकर रात के वीराने में झंकार की आवाज़ें पैदा कर रहे थे। दीवार का प्लास्टर भी जगह जगह से तबाह हो रहा था। ये सब कुछ इतनी बरक रफ्तारी से किया गया कि रहमत अली को कोई सवाल करने का मौका ही न मिल सका। फिर कबल इसके कि वो कोई सवाल करता, मैडम बरलास की शफाक आवाज़ उसके कानों से टकराई। जल्दी करो, गाड़ी निकाल ले चलो। लेकिन कुछ दूर तक हेडलाइट्स ऑन न करना। रहमत अली ने हालात के पेश नज़र कुछ ज़्यादा ही उजलत का मुजाहरा किया। फिर खासी दूर आगे निकल जाने के बाद उसने हेडलाइट्स ऑन करते हुए पूछा, नादिर क्लिनिक की तबाही से आपका क्या मकसद है? जवाबी कार्रवाई और अपने शुबे की तस्दीक। मैडम ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, अगर मेरे ख्याल के मुताबिक डॉक्टर नादिर ही हमारा मतलूबा दुश्मन है तो वो इस नुकसान पर तिल मिलाकर फौरी तौर पर कुछ इकदाम उठाने की हमाकत ज़रूर करेगा। आपने गालबन इसलिए पिछली सीट पर कब्ज़ा जमाया था। हाँ, और मैं तुम्हें ये बावर कराना चाहती थी कि मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं हूँ। वक़्त पड़ने पर तुम कभी मुझे खुद से दूर और अलहदा नहीं पाओगे और हो सकता है कि मैं हर महाज पर तुमसे आगे ही रहूँ। मैं इसके लिए आपका पेशगी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया गैरों का अदा किया जाता है और तुमको मैं अपना बेहतरीन साथी और दोस्त समझती हूँ। मैडम बरलास के लहजे में खुलूस था। मैं इसे भी आपकी ज़ला नवाजी कहूँगा, वरना कहाँ आप और कहाँ मैं। रहमत अली ने कहा। फिर उसने आईने पर नज़र डालते हुए कहा, स्याह रंग की कार बदस्तूर हमारे ताक़ुब में है। फ़िक्र मत करो, वो हमारे ही जानिसार हैं। मैडम लापरवाही से बोली, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत थी? हाँ, हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जो अभी तक घुप अंधेरों में छुपा बैठा है। मैडम ने संजीदगी से कहा, तुम्हारे मकान पर हमले के बाद से मैंने अपने ख़ास लोगों को ज़्यादा अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। मेरा ख्याल है कि मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में होती है। इसी खुदा ने अपनी हिफाजत के लिए भी कहा है। दोनों के दरमियान इसी मौजू पर बात हो रही थी। फिर एक चौरस्ते के करीब अचानक एक पेजारो ने बाएं हाथ से निकलकर उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। रहमत अली ने अगर फुल ब्रेक लगाने में ज़रा भी सुस्ती का मुजाहरा किया होता तो हादसा भी पेश आ सकता था। उसी लम्हे से कार भी दंदनाती हुई उसके कार के पीछे आकर एक फासले पर रुक गई थी। पेजारो के रुकते ही उसमें से 3 मुसल्ले नकाब पोश कूद कर सड़क पर आ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा रहे थे। अपने खुदकार आतिशी असले का रुख उन्होंने मैडम ही की कार की तरफ कर रखा था। ख़तरा। रहमत अली ने जेब से अपना ऑटोमेटिक रिवॉल्वर बरक रफ्तारी से निकालते हुए कहा, नीचे हो जाओ, बी क्विक, जल्दी करो। मैडम ने रहमत अली को हिदायत की और इसके साथ ही दूसरी जानिब से पहला ब्रेस्ट मारा गया। अगर रहमत अली ने मैडम के हुक्म के साथ ही नीचे झुकने में ज़रा सी भी गफलत का सबूत दिया होता तो उसकी खोपड़ी में एक साथ कई सुराख नमदार हो सकते थे। गाड़ी का फ्रंट ग्लास चकनाचूर होकर गिर रहा था। दूसरे ही लम्हे रहमत अली ने बड़ी फुर्ती से कार का दरवाज़ा खोला था। नहीं, मैडम बरलास की सरगोशी तेज़ी से उभरी। गाड़ी से नीचे उतरने की हमाकत न करना। एक के एक 2 आदमी पिजारों में भी ज़रूर होंगे। चूहेदान में फंस कर मरने से बेहतर होगा कि हम इनसे खुलकर मुकाबला करें। हमाकत की बात मत करो, पीछे हमारे आदमी भी हैं। मैडम ने कहा, मुकाबले के दौरान तारीकी में सनसनाती हुई कोई गोली तुम्हारी भी मिजाज पुरसी कर सकती है। रहमत अली ने फौरी तौर पर नीचे उतरने का इरादा मुलतवी कर दिया। पिजारों से कूदने वाले नकाबपोश अब एक महदूद फासले पर पहुंचकर रुक गए थे। उनके असलहे का रुख बदस्तूर गाड़ी की सिमत था। फिर इनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शराफत से नीचे उतराओ, वरना तुम्हारा अंजाम ख़तरनाक होगा। क्या ख्याल है? रहमत अली ने तिल मिलाकर मैडम से कहा, इनकी दावत कबूल कर लें। मैडम ने जवाब देने के बजाय राइफल संभाल कर सर उठाने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे दूसरा ब्रेस्ट मारा गया। इसके साथ ही दूसरी वार्निंग दी गई, हम तुम्हें 1 मिनट की मोहलत से ज़्यादा नहीं दे सकते। हाथ बुलंद करके नीचे उतराओ, वरना ये गाड़ी ही तुम्हारे लिए कब्र बन जाएगी।
मैडम ने इनमें से एक को निशाने पर ले लिया था। वो किसी शेरनी की तरह मुहतात थी, लेकिन कबल इसके कि वो ट्रिगर दबाती, ये के बाद दीगरे 3 ब्रेस्ट एक साथ मारे गए। इस बार गोली गाड़ी की पुश्त से मैडम के आदमियों ने चलाई थी। बेचारों से कूदने वाले एक एक करके ढेर होते चले गए। बेचारों को रोको, वो जाने ना पाए। मैडम ने दरवाज़ा खोलकर अपने आदमियों को हिदायत दी। रहमत अली ने इतनी देर में अपने ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से पे दर पे फायर किए और पुजारो जो महज चंद गज आगे बढ़ी थी लहरा कर घूम गई। खबरदार, इस बार मैडम के आदमियों ने उन्हें ललकारा, चुपचाप नीचे उतराओ वरना हम तुम्हें भून कर रख देंगे। अपने 3 साथियों का अंजाम तुम पहले ही देख चुके हो, जो मरने से पहले रबर की गेंद की तरह उछले थे। इस बार का नतीजा खातिर खा हुआ। बेचारों से 2 आदमी नीचे उतरे थे। इनमें से एक के जिस्म पर ड्राइवर की वर्दी थी और दूसरा गालबन इन 3 आदमियों का चौथा साथी था जो जहन्नम रसीद हो चुके थे। दोनों ही ने अपना हाथ फिजा में बुलंद कर रखा था। फिर मैडम के 3 नकाबपोशों ने इन्हें कवर करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। बेचारों का ड्राइवर बैद मजनू की तरह थर थर काँप रहा था, लेकिन दूसरा आदमी पुरसुकून ही नजर आया। मैडम और रहमत अली नीचे उतराए। तुमने हमें रोकने की कोशिश क्यों की थी? मैडम ने दूसरे आदमी से सवाल किया। हमें तुम्हें मार डालने का हुक्म मिला था। हुक्म किसने दिया था? वो जो मर चुका है, इनमें से एक हमारा सरदार था, इसी ने हुक्म दिया था। किसके बंदे हो? मैडम गुर्राई। इसका जवाब भी मरने वाला ही दे सकता है। तुम क्या करते हो? मैडम ने सर्द लहजे में दरियाफ्त किया। इतनी देर में इसके साथी पुजारों को खंगाल चुके थे। कत्लो गारतगिरी इसी पर अपना गुजारा है। वो लापरवाही से बोला। 4 राइफलों और एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर की जद में होने के बावजूद वो बड़ा लापरवाह नजर आ रहा था। अलबत्ता ड्राइवर की हालत गैर हो रही थी। बेचारों में और कितने आदमी हैं? अहमद अली ने सवाल किया। शायद पुश्त होने की वजह से वो मैडम के साथियों को बेचारों में झांकते नहीं देख सका था। हम 4 ही थे, 3 का अंजाम तुम देख चुके हो, मैडम बोली। ज़िंदगी चाहते हो तो शराफत से असलियत उगल दो। हम शरीफ होते तो कत्लो गारतगिरी को पेशा न बनाते। तुम्हारे सरदार को हुक्म किस तरह मिला था? ट्रांसमीटर पर, उसने लापरवाही से जवाब दिया। हो सकता है कि बातचीत करने का वो खिलौना इस वक्त भी उसकी जेब में हो। मैडम के इशारे पर तीनों मरने वालों की तलाशी लेने लगे। इनमें से एक के पास वॉकी टॉकी ही बरामद हो सका था। हमें मारने की खातिर तुम्हें कितनी रकम ऑफ़र की गई थी? लेन देन की बात भी सरदार ने की थी। और रहमत अली दांत पीस कर बोला। तुम शराफत से नहीं बोलोगे, तुम बदमाशी करके भी देख लो, मेरा जवाब फिर भी यही होगा। वो बेजिगरी से लहरा कर बोला। हमें मारने की कोई वजह भी बताई गई थी? मैडम ने सवाल किया। नहीं, बस सरदार ने यही कहा था कि 2 आदमियों को ऊपर पहुंचाना है, ले जाओ इसे, मैडम ने अपने आदमियों से कहा। और उन्होंने शिकरों ही की मारिद लपक कर अपने शिकार को दबोच लिया था। तुम मुझसे कुछ भी नहीं मालूम कर सकोगे, इसलिए बेहतर है कि मुझे गोली मार दो, मरने वाले के चौथे साथी ने कहा। इनका फैसला हम बाद में करेंगे, मैडम ने कहा। फिर ड्राइवर से मुखातिब हुई। तुम्हारा क्या बयान है? मैं रात की ड्यूटी ख़त्म करके वापस जा रहा था कि इन चारों ने गन पॉइंट पर मुझे रोक लिया। ड्राइवर ने बुखला कर जवाब दिया। गाड़ी किसकी है? रहमत अली ने दरियाफ्त किया। गाड़ी बड़े साहब की। तड़ाख। रहमत अली का उल्टा हाथ इतनी तेज़ी से घूमा कि ड्राइवर तेवरा कर गिरते गिरते बचा था। इसके होंठ के एक गोशे से खून की लकीर फूट रही थी। नहीं नहीं, ड्राइवर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे मत मारो, मैं बेकसूर हूँ। गाड़ी किसकी थी? डॉक्टर साहब की। डॉक्टर का कोई नाम भी ज़रूर होगा। डॉक्टर नादर साहब, ड्राइवर ने कहा। मैं इन्हें और बेगम साहिबा को छोड़कर वापस जा रहा था कि इन चारों ने, गोया मेरा अंदाज़ा गलत साबित नहीं हुआ। मैडम ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए रहमत अली की जानिब देखकर अंग्रेज़ी में कहा। यही इसी की सीमत से जवाबी कार्रवाई की गई थी, लेकिन हैरत है कि इसे इतनी जल्दी किस तरह खबर हो गई। हो सकता है डॉक्टर ने इसकी मौजूदगी में ही अपने आदमियों को जवाबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया हो। नहीं, मैडम बोली, वो अपनी बेगम पर अपनी असलियत कभी ज़ाहिर नहीं कर सकता। फिर इन चारों का साथ होना? नहीं, वो अपनी बेगम से मुहताज ही रहता है। कोई ख़ास वजह? हाँ, मैं इससे बखूबी वाकिफ़ हूँ। वो बहुत शरीफ और सुलझी हुई खातून है। फिर यकीनन ये हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अहमद अली ने ड्राइवर की जानिब देखते हुए कहा। हो सकता है। मेरा ख्याल है कि हमारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना ख़तरनाक भी हो सकता है, एक नकाबपोश ने मैडम से कहा। किसी गाड़ी के गुजरने की सूरत में इस वाक़े की इत्तला पुलिस तक भी पहुँच सकती है और हमारी टांगें बिला वजह फंस जाएंगी। तुम ठीक कह रहे हो, मैडम ने कहा। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? इन दोनों को साथ ले जाओ, मैडम ने सर्द लहजे में कहा। कोशिश करना कि ये शराफत से ज़ुबान खोल दें, और अगर ये ज़िद करते रहे
बिला झिझक डिस्पोज ऑफ कर देना। राइट मैडम। फिर इनके जाने के बाद मैडम भी रहमत अली के साथ रवाना हो गई। सामने का शीशा टूटा हुआ था, इसलिए वापसी की खातिर इन्हें तवील रूट इख्तियार करना पड़ा। अब क्या आपको यकीन आ गया है कि डॉक्टर नादिर ही खुफिया तंजीम का सरबराह है? रहमत अली ने थोड़े तवक्कुफ के बाद गुफ्तगू का आगाज़ किया। क्लिनिक की तबाही के फ़ौरन ही बाद हमला, और जो हमारे ऊपर हमला, इससे तो यही ज़ाहिर होता है। फिर क्या ख्याल है? रहमत अली ने सर्द लहजे में कहा। इसको भी डिस्पोज ऑफ न कर दिया जाए? नहीं, हमें जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। क्यों? जब तक पूरी तरह तस्दीक ना हो जाए हमें हालात का मज़ीद जायज़ा लेना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि बाजारों के ड्राइवर का बयान दुरुस्त हो और किसी दूसरी पार्टी ने डॉक्टर की कार इस्तेमाल करके हमें महज गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की हो। वाजिद और चीना के बारे में क्या ख्याल है? रहमत अली ने कहा। मेरा ख्याल है कि उनसे टकराव की सूरत में तंजीम का सरबराह कोई ना कोई ऐसी हमाकत ज़रूर करेगा जो इसे बेनकाब कर सकती है। हाँ, हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाओगे? मैडम ने मुस्कुराकर कहा। इसलिए कि अब हम दो नहीं एक हैं। रहमत अली ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी गहरी सोच में गुम है। नाज़ो की मौत के बाद वो दूसरी बार कमाल अहमद से मिला तो वो खासे मलूल नजर आ रहे थे। रहमत अली ने महसूस किया था कि इसे देखते ही कमाल अहमद की आंखों में बस एक लम्हे के लिए एक मखसूस चमक उभरी थी, फिर मादूम हो गई। मुझे खुशी है कि तुम मेरे कहने से आ गए, कमाल अहमद ने शिकवा करते हुए कहा। आई एम सॉरी अंकल, आप मेरे मोहसिन हैं और आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ आपकी और नाज़ो की वजह से हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी थीं जिनकी वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। बहरहाल आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी आ जाया करो बेटा, तुम्हें देखकर कम से कम नाज़ो की सूरत ही याद आ जाती है। मैं माफ़ी का खास्तगार हूँ। और तुम्हारी मुलाजमत कैसी चल रही है? खुदा का फजल है, रहमत अली ने कहा। इसकी निगाहें कमाल अहमद के हाथ की दस्ती घड़ी के साख्त पर पड़ रही थी। इनके सीधे हाथ की तीसरी उंगली में एक बड़े नगीने वाली अंगूठी भी मौजूद थी। मैडम बरलास बड़ी असूल पसंद और शरीफ औरत है, लेकिन कभी कभी वो बिला वजह लोगों से भिड़ जाती है। मैं समझा नहीं, मैं इसका कानूनी मुशीर हूँ, इसलिए इसे बहुत करीब से जानता हूँ। कमाल अहमद ने कदरे संजीदगी से जवाब दिया। असूल पसंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी इंसान को इससे हटकर भी सोचना पड़ता है। अब तुम अपनी मिसाल ले लो। मैडम ने मुझे बताया था कि चंद शरपसंदों ने तुम्हारे मकान पर हमला किया था और वो इस बात पर बज़िद थी कि तुम्हें किसी तरह पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए। इसे तुम्हारा बहुत ख्याल है और तुम्हें अपना दस्ते रास्त समझती है। इसने मुझको हिदायत की थी कि मैं हमले के सिलसिले में बाकायदा कानूनी कार्रवाई करूं ताकि तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिल सके। आपका क्या ख्याल था? बात ख्याल की नहीं, दूर अंदेशी और तजुर्बे की है, कमाल अहमद ने किसी मजे हुए वकील जैसे अंदाज में कहा। इस किस्म के मामलात में पुलिस को दरमियान मिलाना अक्सर दूसरी पार्टी को ज़्यादा खूनख्वार बना देता है। हैरत तो इसी बात की है कि मैं इस दूसरी पार्टी से बिल्कुल ही नावाकिफ़ हूँ। एक बात पूछूं? बशर्तिया कि तुम इस बात का वादा करो कि वो सिर्फ हमारे दरमियान महदूद रहेगी। तुम इसका जिक्र किसी और से नहीं करोगे, मैडम से भी नहीं। आपको मुझ पर एतमाद होना चाहिए अंकल, रहमत अली ने संभल कर कहा। बहरहाल मैं वादा करता हूँ कि मेरे और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू का इल्म किसी और को नहीं होने पाएगा। बेटे, कमाल अहमद ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, क्या यह दुरुस्त है कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने तुम्हें अगवा कर लिया था? हैरत है कि जिस बात का इल्म खुद मुझे नहीं, वो आप तक किस तरह पहुंच गई। तो क्या मेरी इत्तला गलत है? जी हाँ, मुझे ये भी इल्म हुआ था कि कुछ लोग तुम्हें मैडम से तोड़कर अपने साथ शामिल करने के ख्वाह हैं। किसी दुश्मन ने बेपुर की उड़ाई होगी। रहमत अली ने लापरवाही से मुस्कुरा कर कहा। फिर वो उठते हुए बोला, मैं अब इजाज़त चाहूँगा अंकल, इस वक्त मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना है, फिर किसी वक्त तफसील से बात होगी। इतनी जल्दी भी क्या है कुछ ज़रूरी बातें, रहमत अली ने संजीदगी से कहा। इसकी दसदीदा निगाहें बार बार कमाल अहमद की दस्ती घड़ी और कीमती अंगूठी पर पड़ रही थी। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। कमाल अहमद भी उठ खड़े हुए। कभी कभी मिलते रहना, नाज़ों के बाद अब हिम्मत से काम ले अंकल, कुदरत के कामों में भला कौन दखल दे सकता है। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, कमाल अहमद ने बुर्राई हुई आवाज़ से कहा।
रहमत अली ने उसी वक्त बड़ी राजदारी से होंठ पर उंगली रखकर कमाल अहमद को चुप रहने का इशारा किया। 2-4 कदम चलने के बाद वो पंजों के बल वापस हुआ था। फिर इसने नहायत एहतियात से कमाल अहमद की दस्ती घड़ी और अंगूठी उतार कर मेज़ पर रखी और हाथ थाम कर इन्हें बाहर लॉन पर ले आया। कमाल अहमद की आंखों से हैरत झांक रही थी, लेकिन वो खामोशी से किसी मामूल की तरह रहमत अली की बातों पर अमल कर रहा था।